Hello students, let's start with the second part of questions based on non-uniform acceleration. फर्स्ट पार्ट में जैसे टाइप के क्वेश्चंस किए थे एकदम उसी टाइप के क्वेश्चंस हम वापस करेंगे. इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पॉज करके खुद से सॉल्व करके फिर क्वेश्चन को चेक करेंगे. प्रीवियस वाला वीडियो आपने साथ साथ में किया होगा तो एक बेसिक आइडिया आ गई होगी कि किस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. सो लेट अस स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. An object moving with a speed, this is a previous year JEE question, an object moving with a speed of 6.25 meter per second decelerates at a given rate. So you are given initial velocity, right? So we are given at t equal to 0 and it is decelerating at the rate. So we have been given also the retardation dv by dt is equal to, so I will start with this equation itself, minus 2.5 root v. टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट. अब देखो कम टू रेस्ट का मतलब होता है कि कब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. आई थिंक वेरी सिंपल, सब क्वेश्चन बना के दे दिया है. वेरिएबल सेपरेबल करो तो ये हो जाएगा dv अपॉन रूट वी. रूट वी का मतलब होता है हाफ इक्वल टू माइनस 2.5 dt. लगा दो इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स. इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ बनेगा, फिर पावर में +1 होगा तो पावर आएगा हाफ अपॉन में भी वही आएगा हाफ इक्वल टू माइनस 2.5 t प्लस सी. ठीक है, इसको थोड़ा लिख देते हैं अच्छे से. तो ये हाफ गया ऊपर यानी 2, v का पावर हाफ होता है रूट वी माइनस 2.5 t प्लस सी. अब c कैसे निकाले, कंडीशन गिवन है. देखो t इक्वल टू 0 पे स्पीड कितनी थी 6.25, तो डाल दो v इज इक्वल टू 6.25 एट t इक्वल टू 0. तो ये 6.25 का रूट कितना होता है 2.5 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया यानी c, तो c की वैल्यू आ गई 5. वापस पुट कर दो इधर तो मिल गया 2 रूट वी इक्वल टू माइनस 2.5 टी प्लस 5. ये बन गया हमारा मेन इक्वेशन. अब क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट. कम टू रेस्ट का मतलब v कितना होना चाहिए 0. v को 0 पुट कर दो तो 0 आ गया माइनस 2.5 टी प्लस 5. ऑन सॉल्विंग दिस ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट t इक्वल टू 2 seconds. So the answer will definitely be A. I hope you're clear with the question. Very simple, very good question. Previous year JEE. Next question पे move करते हैं. Velocity of the particle is given to us. Position is x equal to 0 at t equal to 0. देखो जब भी कंडीशन गिवन होती है ना तो डेफिनेटली ये कंडीशन किसके लिए गिवन हो रही है, c निकालने के लिए. वो हमेशा उसको पता है आपको c निकालने के लिए चाहिए होगी तो वो देता है. देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड कितना होगा. तो वेरी सिंपल, आई थिंक v को हम क्या डाल देंगे, तो v को हम डाल देंगे dx by dt. तो dx by dt हो जाएगा v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर. लगाओ वेरिएबल सेपरेबल तो ये हो गया dx v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर dt. देखो यार सोचना पड़ता है. अब आप बोलो सर मैं इसको डिफरेंशिएट करता, ये ऐसे क्यों किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं हो रही. बात किसकी हो रही है, पोजीशन की. तो पोजीशन यानी v को आप dx by dt डालोगे तो x मिलेगा ना. अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड कर देंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x. देखो v नॉट कॉन्स्टेंट है तो v नॉट dt जो बना ऐसा बनेगा. मैं लिख देता हूँ चलो आप लोगों के लिए, इधर भी एक स्टेप और लिख देता हूँ थोड़ा जिनको नहीं क्लियर हो रहा. ये gt dt को क्या लिखूंगा तो g बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन में रहेगा t dt. एफ टी स्क्वायर डी टी में f को बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन में रहेगा t स्क्वायर डी टी. अब इधर लिख देता हूँ तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x. v नॉट बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन t यानी v नॉट t प्लस g बाहर है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस f बाहर है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 और प्लस c. अब कंडीशन क्या दी हुई है, x 0 है जब t 0 है तो x को 0 t को 0 पुट करोगे तो डेफिनेटली आपको c भी क्या मिल जाएगा 0. यानी x का इक्वेशन मिल गया आपको v नॉट t प्लस जी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ टी क्यूब बाय 3. ये मिल गया इक्वेशन. अब जो पूछा है निकाल लो. बोलता है बताओ 1 सेकंड के बाद पोजीशन कितनी है. डाल दो t को 1, तो t को 1 डालोगे जैसे ही तो x मिल जाएगा आपको एट t इक्वल टू 1. x मिल जाएगा v नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3. सो द आंसर विल डेफिनेटली बी b. ओके, लेट्स चेक. Okay, the answer is B. I think clear, hopefully. So see, it is more or less how whether you are able to understand to differentiate or to integrate. अगर integrate करना है तो v को डालना पड़ता है dx by dt, a को डालना पड़ता है dv by dt या तो v dv by dx. फिर ये सोचना होता है a को डालना है तो dv by dt डालूं या v dv by dx डालूं.
क्वेश्चन को रीड करके ये हमको कैलकुलेटेड कॉल लेना पड़ता है कि क्या करना चाहिए. Particle is located at x equal to 0 and t time t equal to 0, so I can understand this is the condition again which is given to me to find out. See, moving along positive y direction, velocity varies as alpha root x, so I have been given v is equal to alpha root x. Very simple. Displacement यानी position की बात हो रही है, time के साथ variation. I think again it is been told to us that it is varying, so proportionality में आप c को 0 ले सकते हो क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है. सिंग वेरी सिंपल, सच क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट क्लास. तो इसको dx बाई dt डाल देते हैं तो हो जाएगा अल्फा रूट एक्स, वेरिएबल सेपरेबल, तो dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा dt, इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स. दिस इज ऑलरेडी डन. 2 रूट एक्स होता है इसका, देख लीजिएगा लास्ट एक क्वेश्चन में मैंने इसको पूरा करके दिखाया था. ये हो जाएगा अल्फा टी. अब प्लस सी लिखूँ या नहीं लिखूं, क्योंकि सी को तो 0 लेना है, जो कंडीशन भी दी है x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0, तो c 0 लेने की जरूरत नहीं है. और क्योंकि देखो वेरीज है ना, यानी प्रोपोर्शनैलिटी की बात की तो c 0 ही होने वाला है. तो हमको मिल गया 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी. सो कैन आई राइट डायरेक्टली दैट रूट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. सो आई थिंक आंसर विल डेफिनेटली इन दिस केस बी A. वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबली वन ऑफ द इजीएस्ट वन टिल the questions that we have seen. Let's move further. The relation between time t and distance x is t is equal to ax square plus bx, where a and b are constants. Acceleration is it's a wonderful question, again a previous year question and a very good question. जनरली क्या होता है, अगर आपने एक चीज़ नोट की हो तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन में आपको जनरली अभी तक क्या होता था, x इक्वल टू समथिंग दिया होता था, तो आप x को डिफरेंशिएट करते थे टाइम के रिस्पेक्ट में तो v मिलता था, फिर v को डिफरेंशिएट करते थे टाइम के रिस्पेक्ट में तो a मिलता था. अब यहाँ पे आपको t इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो हमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है. मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए. हमें तो पता है रास्ता, x को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. तो पहले मुझे कोई रास्ता नहीं है, वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. अब t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है, ऑब्वियसली 1. a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, बट t के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखूंगा साथ में dx by dt प्लस b. x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, बट x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में था तो इधर भी लगाना पड़ेगा dx by dt. यहाँ से देखो ये तो बताया ना x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो वो 1 हो गया और dx by dt. तो यहाँ से मुझे dx by dt दोनों में से कॉमन निकल जाएगा और यहाँ बचेगा 2ax प्लस b और यहाँ तो 1 है, यानी यहाँ से मुझे मिल गया dx by dt इक्वल टू 1 अपॉन 2ax plus b, equation number 1. This dx by dt is nothing but the velocity. So I've got the velocity. Velocity is 1 upon 2ax plus b. Now comes a very important part. I hope you are clear with whatever I have done, right? This is pure mathematics. यार बहुत मैथ्स है. जैसे देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, उसको चाहिए हमसे एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का dv by dt. अब dv by dt कैसे करूँ, तो t है ही नहीं, तो मैं कौन सा लगाऊंगा फॉर्मूला v dv by dx, उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे. क्योंकि देखो ये v आया हमारा, अब हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. t के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, t तो है नहीं, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं x के रिस्पेक्ट में. देखो क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन है ना, dv by dx भी तो निकाल सकता हूं तो वो करता हूं. तो dv by dx निकालते हैं तो v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv by dx. अब यहाँ पे लगेगा डिफरेंशिएशन का u by v रूल. आई होप यू हैव बीन टॉट हाउ टू डिफरेंशिएट व्हेन इट इज़ इन फ्रैक्शन. तो मैं करता हूँ, आप नोट करिएगा. जब भी फ्रैक्शन तो ये ऊपर वाला टर्म है यानी ये u है और ये नीचे वाला टर्म है यानी ये v है. तो पहले क्या होता है नीचे v स्क्वायर यानी 2ax प्लस b का होल स्क्वायर. इसलिए मैंने पहले से आपको बोला अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टाइप्स नहीं पता होंगे ना तो आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन ही नहीं होने. और अगर आप वेट करोगे मैथ्स में पढ़ने के लिए तो वो तो अगले साल आने वाले हैं. इसलिए बेसिक मैथ्स के वीडियोस को अच्छे से देख लो. तो नीचे होता है v स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर. ऊपर होता है v एज इट इज यानी 2ax प्लस b एज इट इज. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 है. माइनस न्यूमरेटर एज इट इज यानी 1. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा 2a, क्योंकि 2ax में x का पावर 1 है तो x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है यानी 2a बच गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था. प्लस के बाद क्या है b का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि b कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a. तो यहाँ से हमको dv मिल रहा है, सॉरी dv by dx मिल रहा है. ये तो हट गया, माइनस 2a अपॉन
2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या ये होती है क्या? एक्सेलरेशन ये नहीं होती है, एक्सेलरेशन होता है v dv बाई डी एक्स। तो ये v इंटू डी वी बाई डी एक्स कितना है? तो -2a। अब ध्यान से देखो, ये रहा v क्या है? 1/2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो मैंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। -2a/2ax प्लस बी का होल स्क्वायर आया था, तो मेरे को पता है कि 1/2ax प्लस बी जो है, 1/2ax प्लस बी, वो तो v है। तो ये वाला टर्म जो है वो v स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। तो -2a v स्क्वायर, तो ये हो गया -2a, एक तो v एज इट इज फॉर्मूला का dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स को ये लिखने की जगह मैं ये लिख देता हूँ, यानी -2a v स्क्वायर, यानी आंसर आ गया -2a v क्यूब। So the answer is going to be C. Very good question. Again, a previous year for JEE. Answer is C. Very good. So many things, right? You apply this concept that differentiating with respect to t. So that is the first concept. Then you apply u by v rule, which is wonderful. And then you apply substitution, right? You know this is v. So how do you replace this term with v? And then finding out the final answer as -2a v cube. I hope you are clear. Let's move further. A particle moves in the xy plane. See, by the way, this question does not belong to motion in 1D because you can see that he is talking about 2 dimension x and y. But the reason I have taken this question here is because it can be solved by us. तो क्यों नहीं हम अभी कर ले, क्योंकि ऐसा question शायद हम motion in plane जब पढ़ेंगे तब नहीं कर पाएंगे. So we have been told xy plane में तो दो चीज़ें हैं. तो देखो, एक हम x को अलग करेंगे, y को अलग करेंगे. तो आपको अभी से पता चल जाए कि xy plane कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होता है. तो पहले x वाले को देखो, तो x वाले में हमको vx दिया हुआ है 80-2. अब हमें क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ पाथ. इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब x और y का रिलेशन, यानी पोजीशन का रिलेशन. यानी vx को हम लिखेंगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू 80-2. मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी. ये बना दिया लाइन यहाँ पे, ये y का. ओके, तो अब अगेन वेरिएबल सेपरेबल, कुछ ऐसे इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, dx का इंटीग्रेशन x, इसका t का पावर 1 है तो t स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट है तो 2 dt का इंटीग्रेशन t प्लस c. तो x बना 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस c. c1 कर देते हैं. अब c1 के लिए कंडीशन दी होगी, देखो x 14 है जब t 2 है. मैं यहाँ डालता हूँ और थोड़ी लाइन को साइड कर देता हूँ. x 14 है यानी 14 इक्वल टू, ओके, x 14 है जब t 2 है तो 14 इक्वल टू, यहाँ पे t को 2 पुट करो तो बनेगा 16 माइनस 4 प्लस c. तो यहाँ से हमको c मिलता है 2. सो बेसिकली x का इक्वेशन है 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2. कॉल इट एज नंबर 1. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t. हमें आंसर में देखो क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y है, तो y के लिए भी सॉल्व करते हैं. y के लिए हमको vy दिया हुआ है, तो vy है 2. सो आई थिंक वेरी सिंपल, इसको लिख दो dy बाई डी टी. तो ये हो गया 2, तो dy हो गया 2 dt, इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड. सो dy का इंटीग्रेशन y dt का t प्लस c, इसको c2 बोल देता हूँ. अब इसकी भी कंडीशन दी है, y 4 है जब t 2 है, तो पुट करो y को 4, जब t 2 है तो हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 प्लस c2, यानी c2 आ गया 0, यानी y का इक्वेशन है 2t. यानी दिस इज y इन टर्म्स ऑफ t, दिस इज x इन टर्म्स ऑफ t. आई वांट x इन टर्म्स ऑफ y. वेरी सिंपल. अगर देखो y 2t है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2t, यहाँ पे दिख रहा है 2t का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख दें 2t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, यानी x हो गया y स्क्वायर माइनस y प्लस 2. This becomes the equation of motion. Equation of motion is an equation involving only x and y, should not involve t. So this is a pure equation of motion. We can check. The answer in this case is going to be A. So this is the answer. This is the method. Not difficult to solve. Only thing is that you need to solve the concept of 1D twice. एक बार एक x के लिए, एक बार y के लिए. ठीक है? चलिए, the position of particle along a straight line is given by this. So I generally write position as x, t cube
माइनस 90 स्क्वायर माइनस 15t। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है इस इंटरवल में। बोलता है ये इंटरवल में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यानी dx/dt कर देते हैं। तो ये हो गया v, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 18t माइनस 15। इसको वापस डिफ्रेंशिएट करते हैं तो निकलेगा dv/dt यानी a, ये हो जाएगा 6t माइनस 18। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली 6t माइनस 18। अब आप सोचो इंटरवल दिया है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 में। अगर आप t को 0 पुट करते हो तो आंसर क्या आता है माइनस 18। t को 1 पुट करते हो तो आंसर क्या आएगा माइनस 12। t को 2 पुट करोगे तो माइनस 6। तो आपको क्या दिख रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। t को 4 पुट करोगे तो 6, t को 5 पुट करोगे तो 12, t को 6 पुट करोगे तो 18, ऐसे करके बढ़ती जा रही है। तो जितना t की वैल्यू बड़ी होगी उतना a बड़ा आएगा। आपको रेंज दे दी है 0 से 10, तो आप लिख रहे हो a max एट डेफिनेटली t इक्वल टू 10 होगा ना, क्योंकि ये तो प्लस में है ना, यानी जितना ये टर्म बड़ा होगा उतना a बड़ा होगा। ये टर्म बड़ा करने के 6 तो कांस्टेंट है, यानी t जितना बड़ा कर सकते हो। तो t को तो इन्फिनिटी डाल दो, लेकिन बोला इन्फिनिटी नहीं डाल सकते, 0 से 10 का रेंज है, तो t को 10 डाल दो तो a हो जाएगा, a max हो जाएगा 60 माइनस 18। द आंसर विल बी 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। यू कैन चेक द आंसर, आंसर विल बी 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। Let's move further. A particle moves along a horizontal path such that its velocity is given by 3t square minus 60. So I have been given v is equal to 3t square minus 60. Initially located at origin. So this is, see, this is a condition that is given to you. So this is basically x equal to 0, t equal to 0. Determine the distance travelled by the particle from t equal to 0 to 3.5 second and the particle's average velocity and average speed. Probably the only question that we are solving which is going to be a bit complicated. See, whenever I write v is equal to dx by dt, I will first solve and then come to the point. Whenever I write v is equal to dx by dt and I am going to solve this, I think this integration is very simple for all of you to solve. So you get something like this and then you integrate on both the sides. So this becomes x, t square का t cube by 3, 3 से 3 कट जाएगा तो t cube बचेगा। इसका होगा t raised to power 1 है तो t square by 2 प्लस c। कंडीशन है x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, तो c भी 0 आएगा, यानी x का इक्वेशन हमको मिल गया t क्यूब माइनस 3t। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखना, अभी मैं बताता हूँ। अब ये है ना पोजीशन है। अब जब भी आप वैल्यूज पुट करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। You see, with these equations you never get distance. I'll give you an example. So because I've been asked to find out average velocity, तो पहले मैं ये निकालता हूँ क्योंकि इजी निकालना। क्यों? क्योंकि पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इनिशियल पोजीशन क्या है, तो t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी गिवन 0। फाइनल पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 3.5 पे, तो t को 3.5 डालते हैं तो x इक्वल टू, मैं t कॉमन ले लेता हूँ, t स्क्वायर माइनस 3। तो t को 3.5 पे कितना है पोजीशन, तो x एट 3.5 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 का स्क्वायर 12.25 माइनस 3, यानी 3.5 इंटू 9.25. This will come out to be something which for the time being I am not interested in knowing what it is, right? And this is what I am going to get the change in position. ठीक है, and I've been also asked to find out, I think I've done it correct, t common t square minus 3. Okay, fine. Now I have been also asked to find average velocity. So average velocity क्या होता है? Average velocity is displacement upon time, right? So I know the displacement. So displacement is this much. Final position minus initial position. Initial तो 0 है. So displacement is very simple. 3.5 into 9.25 upon time 3.5. So I get the velocity as 9.25 मीटर पर सेकेंड। दिस मेरा मिस्टेक, राइट, दिस इज टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा, सो आई हैव टू सॉल्व इट अगेन। लेट्स सॉल्व इट अगेन। क्या हो जाएगा, सॉल्व करके देखो। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, 3.5 माइनस 3.5, यानी एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, वो निकाल लेंगे। तो वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम
एक कटेगा इससे, यानी हमको मिलेगा 3.5 इंटू 0.5, यानी ये बनेगा 1.75 मीटर पर सेकेंड. So I'm going to get it as 1.75 meter per second. You can check the answer. 1.75 meter per second is there. So we have got exactly the average velocity. Now this is the problem, right? Whenever you solve using formulas v is equal to dx by dt, you're going to get positions. पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, डिस्टेंस नहीं मिलता. इस वजह से एवरेज वेलोसिटी तक जब तक क्वेश्चन था तो मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से एवरेज वेलोसिटी निकाल दी. लेकिन उसने मेरे से दो चीज़ें और पूछी है, एवरेज स्पीड पूछी है और डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस भी पूछा है. तो अब ये रहा, डिस्टेंस भी पूछा है. अब डिस्टेंस निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बोल सकता ये डिस्टेंस है. देखो समझने की ट्राई करो. t इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ थी, तो ओरिजिन पे. t इक्वल टू 3.5 पे बॉडी कहाँ पे है, तो ये वैल्यू पे है. सपोज करो ये कितना आएगा 12.25 इंटू 6.125, इसकी वैल्यू 6.125 होती है. इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे बॉडी 0 पे थी, t इक्वल टू 3.5 पे बॉडी 6.125 पे, बट बीच में बॉडी ऐसे जाके ऐसे गई है या क्रॉस करके ऐसे आई है या डायरेक्ट गई है, ये तो हमें पता ही नहीं है. तो हम कैसे बोलते हैं डिस्टेंस क्या है? क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं. तो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इनिशियल 0, फाइनल 6.125, तो डिस्प्लेसमेंट इज 6.125. तो डिस्प्लेसमेंट 6.125 को डिवाइड कर दिया टाइम से, तो मुझे मिल गई एवरेज वेलोसिटी. लेकिन डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड कितनी है, इसके लिए मुझे मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू लर्न विथ मी हाउ आई सॉल्व इट. सो आई जस्ट रिमूव दिस अगेन एंड ट्राई टू शो यू वंस मोर. तो x का अगर आप इक्वेशन यूज करो तो आया था t³ माइनस 3t², ये आया था इक्वेशन. सॉरी ये वेलोसिटी नहीं, x का था. ठीक है. अब आप वेलोसिटी का इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है. वेलोसिटी दी हुई है 3t² माइनस 6t. अब आप ये सोचो डायरेक्शन चेंज कब होता है. डायरेक्शन चेंज होता है जब भी बॉडी की स्पीड 0 होती है ना. सपोज करो एक पेंडुलम ले लो, पेंडुलम जा रहा है ऐसे, तो डायरेक्शन यहाँ चेंज हुआ, क्यों, यहाँ पे स्पीड 0 हुई तो उल्टा आया, फिर वापस यहाँ स्पीड 0 हुई तो उल्टा आया. तो कब कब स्पीड 0 हो रही है, वेलोसिटी कब कब 0 हो रही है, तो 3t² माइनस 6t इक्वल टू 0. तो इधर से आप t कॉमन निकालो, 3t कॉमन निकाल लो, तो बनेगा t माइनस 2 इक्वल टू 0. यानी t की दो वैल्यू है, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2. ये दो जगह पे वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियली तो 0 है तो ठीक है चलेगा. अब दूसरी टाइम 0 कब हो रही है, 2 सेकंड पे, यानी बॉडी का डायरेक्शन 2 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है. यानी मुझे मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा दो पार्ट में. पहले मुझे मैं इधर है ना आपको नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो. बॉडी ओरिजिन पे थी पहले, मैं क्या करूँगा, पहले t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड तक का एनालाइज करूँगा और t इक्वल टू 0 से 3.5 का एनालाइज करूँगा. ये मेरे पास पहले से है क्योंकि मुझे पता है t इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ पे है, यहाँ पे. 3.5 सेकंड पे बॉडी कहाँ चली गई थी, यहाँ चली गई थी, कितनी वैल्यू थी 6.125, ये मुझे पता है. लेकिन एक्चुअली बॉडी की स्पीड जो है ना वो 2 सेकंड के बाद चेंज हुई है. तो पहले ये सोचते कि बॉडी 2 सेकंड के बाद किधर थी, फिर उसने डायरेक्शन चेंज किया और फिर वो यहाँ पे गई. देखो मैं करके दिखाता हूँ. t को 2 पुट करो x में, तो x when t इक्वल टू 2 कितना आता है, देखो 2 पुट करोगे तो आएगा 8 माइनस 12 यानी माइनस 4 मीटर. यानी बॉडी ने इनिशियली जब मोशन स्टार्ट किया तो बॉडी ऐसे जा रही थी. कैसे जा रही थी, ध्यान से देखो, बॉडी ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी बॉडी इस तरफ, ऐसे 2 सेकंड तक ऐसे जा जाके कहाँ तक गई, -4 मीटर तक चली गई. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां आके उसकी स्पीड 0 हुई. 2 सेकंड के बाद स्पीड 0 है ना, देखो निकाला था. स्पीड 0 होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज हुआ होगा. तो डायरेक्शन चेंज हुआ और बॉडी ने फिर ऐसे मूव करना स्टार्ट किया और ऐसे मूव करते 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 अगले 1.5 सेकंड में, यानी कहां पहुंच गई, चलते 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 3.5 सेकंड के बाद कहां पहुंची. तो आप बोलोगे सर वो तो मुझे पहले से पता है, वो 6.125 मीटर पे पहुंच गई. बहुत ध्यान से समझना क्या है. पहले मैंने निकाला स्पीड कब कब 0 हो रही है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे स्पीड 0 हो रही है. इसका मतलब 0 होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो मैंने पहले 2 सेकंड का एनालाइज किया. 2 सेकंड में मुझे पता चला कि बॉडी ने अपनी पोजीशन -4 तक आई थी. यानी 0 सेकंड से जब बॉडी निकली
लेफ्ट साइड जाते जाते कहाँ पे आई, -4 पे, फिर उसकी स्पीड 0 हुई यानी डायरेक्शन चेंज किया, फिर ऐसे चलने लगी। अब ऐसे चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, जब तक वापस स्पीड 0 नहीं होती। वापस स्पीड 0 होने नहीं वाले, यानी ये भी बॉडी टुवर्ड्स राइट ही मूव करने वाली है। तो राइट मूव करते करते 3.5 सेकंड तक बॉडी कहाँ पहुंची, तो मुझे पहले से पता है 6.125 मीटर पे पहुंच गई थी। तो अब आप सोचो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो पहले बॉडी ऐसे गई, कितना डिस्टेंस गई ऐसे, 4 मीटर, फिर बॉडी वापस ऐसे आई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 मीटर, फिर और आगे गई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6.125 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस केस इज इक्वल टू 4 + 6.125, इट इज नथिंग बट 8 + 16 यानी 14.125 मीटर। यू कैन चेक दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. I'm telling it is a hot question. If students of NEET are not able to understand, it is absolutely fine. You may skip this question, but students of JEE need to very well see this question and understand the trick that you use to find out whenever you are asked the distance, because finding out distance is not easy. Distance मिल गया, अब average speed निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है. Average speed होती है distance upon time. तो average speed आप खुद सॉल्व कर लेना, 14.125 अपॉन 3.5 ऑप्शन में दिया होता है, देख लेना डिवाइड करके, आंसर 4 के आजू बाजू आएगा, यानी आंसर इज 4.03 मीटर पर सेकेंड. दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो इफ दे आस्क यू डिस्टेंस, और आप देखो इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ पे या तो पोजीशन लिखा होता था या तो डिस्प्लेसमेंट लिखा होता था, तो बिल्कुल सिंपल काम था. लेकिन जैसे ही डिस्टेंस हो गया तो मोशन एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सपोज डायरेक्शन चेंज 1 सेकंड और 2 सेकंड पे भी हो रहा होता, तो पहले मैं 1 सेकंड तक का देखता, फिर 1 से 2 का देखता, फिर 2 से 3.5 का देखता. पर इधर अच्छा था, एक ही बार चेंज हुआ तो मैंने 2 तक का देखा, तो 2 तक का लेफ्ट साइड गया 4, और 3.5 पे मुझे पता है बॉडी कहाँ पे, 6.125 पे, तो मैं समझ गया मोशन ऐसे जाके ऐसे गया है. तो जब ऐसे जाके ऐसे जा रहा है तो ये 4 और ये 6.125, यानी डिस्टेंस इज 14.125. आई होप यू आर क्लियर, एंड आई विल with this we come to an end of the second part of the topic non-uniform acceleration. I hope all the questions that I have taken, of course they are very difficult, but I hope you are clear with all of them. The DPP is there for you to solve the remaining questions along with these questions once more, so you are very confident about these type of questions. And in case if you find any doubt, then please get back to me and I'll try to help you out. Thank you.